नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में सर। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य रमन रंजन है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। जी सर, कब से कर रहे हैं सर? कब से चल रहा है ये? मेरा तो इस आयुर्वेद क्षेत्र में 15 साल का प्रैक्टिस का अनुभव है और हमने BMS किया, उसके बाद MD किया और अभी एज आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर 15 सालों के एक्सपीरियंस में किस तरह से क्या कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? 15 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं OPD में, उसमें हम लोगों ने देखा है कि जो बीमारी के कारण है, जो मूल कारण है, अगर उसको निरस्त किया जाए तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक होते हैं। और इसमें दो चीज़ मुद्दा होता है। एक है कि जो विकार है वो होने नहीं हो, मैंने कहे कि समाज हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो आहार विहार और निद्रा, इसको सम्यक रखा जाए। अगर ये सम्यक रहता है तो बीमारी नहीं होगा। और अगर हम ये करते हैं, बीमारी हो जाती है तो उसके बाद हम चिकित्सा करते हैं, तो फिर हमारा जो आयुर्वेद का जो विधा है डायग्नोसिस करने का और रोग को पकड़ने का जिसको कहें, तो उसमें हमारी परीक्षा आती है अष्टविध परीक्षा, जिसमें हम नाड़ी मूत्रम मलम जीभा, यानी नाड़ी मूत्र मल जीभा आकृति, ये सब चीज़ देखकर डायग्नोसिस करते हैं कि आखिर रोग का कारण क्या है और रोग का स्तर कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो उसके रोग के बल के आधार पर हम चिकित्सा करते हैं। सर तो जानना चाह रहे हैं कि आयुर्वेदिक है क्या चीज़ है, आखिर किस तरीके से कब से चलता चला? आयुर्वेद का इतिहास जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद का इतिहास है। यानी ऐसा तो पौराणिक वो में हमारे में मिलता है कि ये आयुर्वेद का इतिहास वैदिक काल से ही है और यह मूलतः आयु का विज्ञान है। यानी आयु कहने का मतलब जो हमारा जो जीवन है उसमें किस प्रकार से उसका बंधारण हुआ है, यानी कैसे आयु निर्मित हुआ है और उस आयु को कैसे हम अच्छे तरह से जिए और कैसे स्वस्थ रहे, ये सारा इस आयुर्वेद में समाहित है। इसलिए आयुर्वेद मतलब लाइफ साइंस, यानी जीवन का साइंस इसको कहें तो वो आयुर्वेद है। सर अब जानना चाह रहे हैं कि एक तरफ आयुर्वेद है और फिर एलोपैथिक भी है सर, तो किस तरीके से आयुर्वेदिक जो है बेहतरीन कारगर है लोगों के लिए, कैसे जांच हो रहा है, मतलब क्या कुछ है सर? क्योंकि सर एलोपैथिक में भी लोग जाते हैं तो वो बहुत जल्द ही ठीक होने के लिए जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक किस तरीके से क्या कुछ है? देखिए दोनों दो विधा है, दोनों दो साइंस है, तो हम दोनों साइंस के बीच में हम मतलब कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि एलोपैथ ज़्यादा अच्छा है या आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है। दोनों अपने अपने साइंस पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम आयुर्वेद को अपने आयुर्वेद के साइंस से समझते हैं, उसके बेसिक साइंस से समझते हैं, तो सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन हम आयुर्वेद को एलोपैथ के साइंस से देखना चाहेंगे तो फिर हमें वो चीज़ नहीं दिख पाता है। तो मेरा तो बस यहाँ पर यही कहना है कि आयुर्वेद का जो विधा है उसमें आयुर्वेद के बेसिक फंडामेंटल साइंस को समझते हुए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि आयुर्वेद में हम जो बीमारी का यहाँ डायग्नोसिस करते हैं, नाड़ी परीक्षण करके, मूत्र परीक्षण करके, जीभा परीक्षण करके, मल परीक्षण करके, शब्द आकृति, ये सब चीज परीक्षण करके करते हैं, तब हम इस पर पहुंच पाते हैं कि आखिर रोग क्या है, विकार क्या है, तो उसके आधार पर हम चिकित्सा करते हैं। तो इसलिए एलोपैथ जो अपना साइंस है, वो साइंस अपने आप में एक अलग विधा है और उसकी भी एक महत्व है। और आयुर्वेद का जहाँ तक सवाल आता है तो मैंने दो बात कही कि एक तो विकार नहीं होने देना है, यानी रोग नहीं होने देना है, इसका उपाय करना है। तो आधा उपाय तो यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पर सनम चाहिए, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो ये आधा काम हमारा है। तो इस पर अगर हम काम करें तो रोग ही नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो फिर हमें उतना ये की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरा पार्ट आता है आतुरस्य विकार पर सनम चाहिए, यानी जो बीमारी हो गया, रोग हो गया, उसको दूर कैसे किया जाए। तो उस दूर करने में कई उपाय हैं, दो प्रकार की उपाय हैं, एक संशमन चिकित्सा, एक संशोधन चिकित्सा। तो संशमन चिकित्सा में हम लोग जो औषधि हैं उसको प्रदान करके उसके माध्यम से हम रोग को दूर करने का कार्य करते हैं। संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म आता है, यानी पंचकर्म जो हम लोग अभी देखते हैं, आप नाम भी सुने होंगे
इसमें 5 क्रियाएं की जाती हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण। तो इस 5 कर्म के माध्यम से हम विभिन्न रोगों में कहाँ पर जिसकी क्या जरूरत है उसके अनुसार हम पंचकर्म करवाते हैं। तो अब 5 कर्म में वमन हो गया। वमन मूलतः जो है, जो ऊर्ध्वगत माध्यम से हम दोष को बाहर निकालने का एक माध्यम है वमन कर्म, जिसमें मूलतः जो कफज रोग होते हैं, कफ वाले कफज बीमारी होते हैं, रोग होते हैं, उसमें वमन कर्म करवाया जाता है। जो पित्तज या रक्त दुष्टि वाले जो रोग होते हैं उसमें विरेचन के माध्यम से अधो मार्ग से दोष को निकालने की प्रक्रिया है। बस्ती में इसमें मल द्वार या गुदा के माध्यम से मेडिसिन यानी बस्ती के रूप में पहुंचाया जाता है और उस माध्यम से खास करके बस्ती जो है वात की चिकित्सा कही जाती है। और नश्य यानी सिरो विरेचन या नश्य, इसमें नाक जो नॉस्ट्रिल है इसके थ्रू हम मेडिसिन को डालते हैं। और अंतिम जो हो गया वो रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में जो अशुद्ध रक्त है वहां पर उसको हम रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग यानी ब्लड को बाहर निकालते हैं। उसमें कई उपाय हैं, जैसे सीरा वेद करते हैं, प्रछान कर्म करते हैं, जलौका जो बात हो रही थी कि जलौका के विधि से हम वहां पर ब्लड लेटिंग करवाते हैं। तो फिर ये अवस्था फिर अलग अलग है कि कौन से रोग में हमें क्या जरूरत है, कितना दोष की मात्रा है या कितना वहां पर अवगाढ़ है, उसके आधार पर उसका चयन करते हैं कि ये कि स्किन में है, कि मांसगत हो गया है या रक्तगत है, कहाँ तक है उसके आधार पर, या सर्व शरीरगत है उसके आधार पर हमको जलौका करना है, कि सीरा वेदन करना है, कि प्रछान कर्म करवाना है, कि अलाबू लगाना है। ये कई प्रकार की विधाएं हैं जिसको हम अलग अलग रोग के अनुसार प्रयोग करते हैं। सर जानना चाहते हैं कि नाभि छू करके लोग ये बताते हैं, मतलब हाथ का ये कलाई क्या है, तो वो आयुर्वेद किस तरीके से जांच? नाड़ी परीक्षण, मैंने कहा ना कि अष्टविध परीक्षा हम करते हैं। यानी रोगी में रोग का बल कितना है, अच्छा। इसको जानने का 8 तरीका है। वो उसमें एक पहला आता है नाड़ी मूत्रम मलम जीभा। अच्छा। तो ये नाड़ी पहला आता है जिसमें हम नाड़ी को उसका नाड़ी के माध्यम से करते हैं कि दोष का जो स्तर है वो कहाँ तक गया हुआ है। वातज है, पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, त्रिदोषज है, ये सब हम नाड़ी के माध्यम से पता करते हैं। तो सर आयुर्वेद कौन से जटिल से जटिल बीमारियों को, कितनी तरह की बीमारियों को देख रहे हैं, क्या मतलब कि बड़े से बड़े क्या कुछ है, क्या क्या आते हैं बीमारी? आयुर्वेद में एक ये है कि आयुर्वेद से जो है वो क्रोनिक बीमारी दूर होते हैं, ऐसा एक समाज में प्रचलित है। क्रोनिक बीमारी आयुर्वेद से दूर होगा, और जो तुरंत का बीमारी है वो उसके लिए एलोपैथ अच्छा है। तो ये सब कुछ मन में लोगों के बीच में भ्रांति रहती है। उसके लिए मैं बस ये इतना कहना चाहूँगा, जितना जल्दी पेशेंट आए उतना जल्दी ठीक हो सकता है, चाहे वो कोई विधा हो। अगर हमारे आयुर्वेद विधा में भी कोई पेशेंट आता है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसका क्रोनिसिटी कितना है इस पर डिपेंड करता है। उस पर उसका मतलब विकार की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो जितना जल्दी आएगा हमारे पास उतना जल्दी वो ठीक हो सकता है, चाहे वो, अब इसमें हम आयुर्वेद में कतई ये नहीं दावा करता है कि कोई बीमारी को हम ठीक करेंगे, वो सब डिपेंड करता है कि उसकी अवस्था क्या है, उसकी साध्यता असाध्यता, सभी बीमारियों के साध्यता असाध्यता के लक्षण बताए हुए हैं। तो वो साध्य अवस्था में है या असाध्य अवस्था में। तो इसलिए हम एक एज ए चिकित्सक होने के नाते हम किसी भी बीमारी के लिए दावा नहीं कर सकते हैं कि हम इस बीमारी को ठीक करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है कि किस अवस्था में आया पेशेंट, तो उसकी अवस्था को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, या सुख साध्य हो सकता है, कृच्छ साध्य हो सकता है, याप्य हो सकता है, प्रत्याख्य हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के अवस्थाएं बताए हुए हैं, उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर शिरोधारा है, शिरो मसाज है, क्या कुछ? शिरोधारा जो पंचकर्म जो हम लोग करते हैं, तो पंचकर्म में 5 कर्म मैंने बताया कि वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्त मोक्षण। तो पंचकर्म कराने के पहले हमें उसके पहले पूर्व कर्म करवाना होता है, जिसमें स्नेहन, स्वेदन, ये दीपन, पाचन, औषधि वगैरह हम देते हैं। और
जो मुख्य कर्म होता है वो पंचकर्म होता है, यानी पंचकर्म का जैसे बमन करवाना है, तो पंचकर्म बमन करवाने के पूर्व हमें उसकी एक तरह से क्या शरीर को उसके अनुसार या दोषों को हम चलायमान या उत्क्लेशित करके उसके अधो मार्ग या ऊर्ध्व मार्ग में लाते हैं। तो बमन में ऊर्ध्व मार्ग में लाना है उसको निकालने के लिए, तो उसके पहले हम पूर्व कर्म करते हैं जिसमें हम स्नेहन स्वेदन करते हैं। तो ये हो गई। और बमन कर्म या पंचकर्म का जो प्रधान कर्म है उसको करने के पश्चात संसर्जन कर्म करते हैं, जिससे संसर्जन कर्म में क्या होता है कि जो बमन कर्म करने के बाद या पंचकर्म करने के बाद जो दोष अपने स्थान से या कहें कि जो प्रधान कर्म हुआ है तो फिर से अपनी अवस्था में लाने के लिए पूर्ववत इसके लिए संसर्जन कर्म करते हैं। उस संसर्जन कर्म में रोगी जो है फिर अपने पूर्व अवस्था में, क्योंकि अभी तो प्रधान कर्म हुआ है तो कहते हैं जैसे सर्जिकल प्रोसीजर होता है, पहले करवाते हैं फिर बाद में वो करवाते हैं, तो इसके आधार पे हम ये प्रधान कर्म के पहले पूर्व कर्म और बाद में संसर्जन कर्म होता है। लीच थेरेपी को लेकर क्या कुछ बताएंगे? लीच थेरेपी में मैंने कहा रक्त मोक्षण जो पंचकर्म का एक भाग है, उस रक्त मोक्षण में क्या होता है कि अदूषित यानी दोष वाले जो अशुद्ध रक्त हैं उसको बाहर निकालते हैं। तो खास करके जो यहाँ पित्तज व्याधि है तो उसमें हम जलौका का प्रयोग करवाते हैं। और जलौका यानी जो जोंक जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, लीच थेरेपी के नाम से, खास करके कहीं पर दोष अपकाट हो गया वहां पर से आचूषण करवाना है तो वहां पर हम लीच लगाकर इस थेरेपी को करते हैं। और खास करके जो एक्नी है या कहीं पर जो घाव नहीं भर रहा है या रक्त का काफी दुष्टि है वहां पे, तो उसमें हम जलौका का प्रयोग बात करते हैं। करते हो कैंसर जो बहुत बड़ा बीमारी है, क्या उसका निवारण है या फिर कह सकते हैं शुगर डायबिटीज ये सब जो है आमतौर पे अधिकतर आदमी को जो है ये सब पाया जाता है, तो क्या इसका निवारण जड़ से है? एक मिनट। तो मैंने कहा ना कि रोग जो है उसकी अवस्था पे सब कुछ डिपेंड है। जैसे आपने बात की प्रमेह की या ब्लड प्रेशर या कोई भी जो बीमारी है, सभी अवस्था पे डिपेंड करता है कि वो साध्य होगा या असाध्य होगा। तो हम एज ए चिकित्सक कोई भी बीमारी के लिए दावा नहीं कर सकते कि हम उस बीमारी को ठीक आजकल के दौर में सर बांझपन से भी काफी लोग परेशान रहते हैं, उसका क्या निवारण है? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि सभी बीमारियों का कारण होता है, किस कारण से इनफर्टिलिटी है। अब कोई मैकेनिकल कारण है तो फिर दिक्कत है, लेकिन अगर कोई फिजियोलॉजिकल कारण है तो उसका निवारण है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर बस्ती वगैरह करते हैं, है ना, उत्तर बस्ती में इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा उसका रोल है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कारण से, किस विकार के कारण वो इनफर्टिलिटी है, तो उसको हम खान पान को लेकर के क्या कुछ बताएंगे सर? जैसे किस तरीके से आरोग्य में वो बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, क्या कुछ है उसमें? आपके माध्यम से हम पूरे समाज में बस बताना चाहेंगे एकदम कॉमन फॉर्मूला, एकदम सिंपल और कॉमन फॉर्मूला कि भूख से 25% कम खाइए, भूख से 25% कम खाना है। और जब भूख लगे तब खाना है, जब प्यास लगे तो पानी पीना है। अभी पानी के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं कि कितना लीटर पानी पीना है, 8 लीटर पीना है कि 10 लीटर पीना है कि 2 लीटर पीना है। हमारे शास्त्र में कहीं भी उसको क्वांटिफाई नहीं किया हुआ है कि 1 लीटर पीना है कि 2 लीटर पीना है। ये लिखा हुआ है कि जितनी प्यास रहे उसके अनुसार पानी पीना है। यानी आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणीय, अग्नि बल की अपेक्षा करता है। यानी आपकी अग्नि की बल कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना भूख मतलब भोजन लेना चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो मैंने बताया कि भूख से 25% कम खाना और 8 घंटे की नींद और सद्वृत्त का पालन, ये 3 चीज करे तो आदमी शतायु जीवन जी सकता है। लोग जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस तरह का तमाम बीमारियां पनप सकती हैं।
देते हैं तो हम ये बता रहे थे कि 8 घंटे की नींद जो लेनी है ये भी हमें प्रकृति के नजदीक जोड़ने वाली है। यानी नींद से क्या होता है, इंद्रियों का पोषण होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं उसका पोषण नींद के माध्यम से ही होता है, और शरीर का पोषण आहार से होता है। तो हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारे शरीर का पोषण होगा, अच्छी नींद लेंगे तो इंद्रियों का पोषण होगा, और अगर खुश रहेंगे तो हमारे सत्व का पोषण होगा। सर ऐसे लोग जानना चाह रहे हैं कि तमाम आयुर्वेद क्लिनिक है सर, आयुर्वेद बहुत जगह है, तो ऐसे में शहर से हटके आप क्या कुछ लोगों के लिए बेहतरीन देते हैं सर? हमारा जो परंपरा है, जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं उस परंपरा के अनुसार हम जो हमारी संहिताएं हैं, जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, बांगभट्ट है, अष्टांग हृदय है, तो इसके आधारित हम चिकित्सा कार्य करते हैं। और जीवन जीने के यानी जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या जरूरत है, उसको हम रोगी को बताते हैं या आम लोगों को बताते हैं क्या हमारा आहार विहार होना चाहिए। यानी हमारा जो डाइट होता है वो डाइट प्लान होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं आपके माध्यम से कि आजकल यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादातर 90% जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको पता ही नहीं होता है। वो समझते हैं कि हम अच्छा चीज़ कर रहे हैं, अच्छा चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो उनके शरीर के लिए नुकसान होता है। तो कुछ यूट्यूब के माध्यम से गलत चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं या यूट्यूब को देखकर उससे चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। तो हमेशा एक आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेकर ही जो भी डाइट फॉलो करना है या जीवन कैसे जीना है या कौन सी औषधियाँ लेना है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, इसका फॉलो करना चाहिए। गंजेपन का भी आजकल के दौर में युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है सर। किस चीज़ को लेकर? गंजेपन, क्योंकि पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है ना। गंजापन जो आ रहा है, बाल का झड़ना, एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच आ रही है। ये सब पोषण से जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी ऊपर से लगा लें, लेकिन जब तक उसको पोषण नहीं मिलेगा, भी तो आते हैं सर वो तनाव में। निश्चित स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मामला है। मैंने एक ही शब्द में कह दिया कि अच्छा आहार और अच्छा विहार। तो ये अगर रहेगा, 3 चीज, अच्छा आहार लें, अच्छा निद्रा लें और अच्छा खुशी रहे यानी आनंद मिले। अगर 3 चीज हो जाए तो आदमी शतायु जीवन जी सकता है। यही पहले जो बोलते थे ना कि लंबे जीवन जीने का आधार यही 3 चीज था, और आज भी है, वो हमारे पास है, लेकिन उसको हम अपनाते नहीं है। तो गंजेपन हो या ये सब चीज जो हो रहा है, ये पोषण की समस्या है। लगभग 60 to 70% केस जो है वो सिर्फ पोषण से रिलेटेड मामला है। पोषण ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको खाने की कमी है, गलत चीज खा रहे हैं या जो खा रहे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसके लिए निश्चित है कि पोषण सही होगा तो सही हो सकता है। अब यहाँ का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर जरूर दें ताकि लोग यहाँ पर पहुँच सके, जाने इस चीज। हमारा जो सेंटर है वो तथागत आयुर्वेदम के नाम से है। तो अब उसमें कांटेक्ट नंबर जरूर दें सर, एड्रेस और कांटेक्ट नंबर बोलिए सर। एड्रेस यहाँ पर रहते हैं डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा और डॉक्टर अनुपा रजनी बाड़ा। ये लोग तथागत आयुर्वेदम जो हमारा पटना का सेंटर है उसको वहाँ पर देखते हैं। और उसमें जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो आप ले सकते हैं 9801967239। इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और आप सर पूरे बिहार वासियों, हिंदुस्तान वासियों को आयुर्वेद को लेकर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आज के दिनचर्या को लेकर के? बस यही कहेंगे, मैंने कहा ना 3 चीज अपनाना है। बस भूख से 25% कम खाना, 8 घंटे की नींद और आनंद में रहना। 3 चीज करेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।